इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये काफी पेचीदा भी होता है, समझ में नहीं आता विद्यार्थी को। तो लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पूरी तरह से जो है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में समझ में आ जाएगा। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो देखिए, हम लोग का जो टॉपिक है वो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। कूलॉम्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ कूलॉम्स लॉ को हम लोग लिखने वाले हैं किसमें? वेक्टर फॉर्म में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या कहता है, कैसे इसको लिख पाएंगे कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। तो सपोज मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्ज है, Q1 चार्ज और दूसरा क्या है, Q2 चार्ज है। तो दो चार्जेज है Q1 और दूसरा क्या है आपका Q2 चार्ज है। दोनों चार्जेज जो है वो ओरिजिन से, ठीक है ना, जो ओरिजिन से है, ये मान लीजिए डिस्टेंस पर है, R1 डिस्टेंस पर है। Q1 जो है आपका R1 डिस्टेंस पे, जिसको हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये ओरिजिन से है Q1 R1 डिस्टेंस पर, तो ये इसको पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं R1। और आपका Q2 चार्ज जो है वो ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पर अगर मान लेते हैं, तो इसको पोजीशन वेक्टर R2 कहते हैं। और दो चार्जेज है जो कि ओरिजिन से, एक R1 डिस्टेंस पर है और दूसरा R2 डिस्टेंस पर है, और ये दोनों R1 और R2 जो होता है इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब इसमें आपको कूलॉम्स लॉ को लिखना है वेक्टर फॉर्म में। तो देखिए, जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमेशा होता है ओरिजिन से चार्ज की तरफ होता है। तो यहाँ जो ओरिजिन से है ये चार्ज की तरफ हो जाएगा, इसका डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर R1 का। और जो पोजीशन वेक्टर R2 होगा, इसका डायरेक्शन होगा ओरिजिन से Q2 की तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है कूलॉम्स लॉ लगता है दो चार्जेस के बीच में जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। यदि मान लीजिए दो चार्जेस है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है Q2 है, यदि दोनों चार्ज सेम है तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ है ना, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो रिपल्सिव फोर्स लगता है। यदि दोनों सेम चार्ज है नेचर में, दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों अगर नेगेटिव है, तो ये Q1 चार्ज Q2 पर क्या करता है, फोर्स लगाता है जो कि रिपल्सिव फोर्स होता है। और Q2 भी Q1 पे एक फोर्स लगाता है जो कि रिपल्सिव फोर्स होता है। और यदि मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो Q1 Q2 को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और Q2 Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। सपोज मान लीजिए कि आपका दोनों चार्ज Q1 और जो Q2 चार्ज है ये दोनों सेम नेचर का है। तो अब सेम नेचर का रहेगा तो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। अर्थात Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, और यहाँ से Q1 और Q2 को हम क्या कर देते हैं, यहाँ मिला देते हैं, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है। Q1 और Q2 के बीच क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। अब यदि Q1 की बात करें तो Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा, Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा तो वो इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। और अगर Q2 फोर्स अप्लाई करेगा Q1 पे, तो रिपल्सिव फोर्स होने के कारण ये इस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। अब इसमें Q1 जो फोर्स है, Q1 जो चार्ज है वो Q2 पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो यहाँ कहेंगे कि इस पे जो चार्ज लगेगा Q2 पर, यहाँ कहेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और जो Q1 पे फोर्स लगेगा वो किसके कारण लगेगा, Q2 के कारण लगेगा आपका। तो यहाँ कहेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कहेंगे। तो ये आपका फोर्स लगेगा Q1 पर। अब देखिए, जो फोर्स होता है ना, कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स लिखा हुआ है और 1 2। कई बार इसमें समस्या होता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पढ़ना है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पढ़ना है। तो कहते हैं क्या है कि देखिए, जब भी फोर्स, एक ऑब्जेक्ट A है और दूसरा ऑब्जेक्ट B है, तो जब भी फोर्स लगाते हैं वो पीछे की ओर लगाते हैं, पीछे से लगाते हैं फोर्स, ठीक है ना। तो फोर्स हमेशा कहाँ से लगाते हैं, पीछे की तरफ से लगाते हैं। तो जो पीछे होता है वो फोर्स अप्लाई करता है किस पर, आगे वाले पर। तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए F12 लिखा गया है तो इसको पढ़ते हैं, देखिए ये पीछे है तो फोर्स कौन लगाएगा, 2, और आगे पर लगाएगा कौन, आगे है 1 है, तो इसको पढ़ते हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी कि 1 पे फोर्स लगाया जा रहा है किसके कारण, 2 के कारण। तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे कि फोर्स है ना ऑन 1 ड्यू टू 2 अगर है तो इस पे लिखते हैं जिस पे फोर्स लगेगा वो पहले होता है, और जो फोर्स लगाता है उसको कहाँ रखते हैं, पीछे, क्योंकि फोर्स हमेशा ऐसे सोचते हैं कि पीछे से लगाया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर आपका जो Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है जो कि रिपल्सिव फोर्स होगा। दोनों की डायरेक्शन बता दिए कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पर जो Q1 और Q2 है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी लेना होता है हमें। तो इन दोनों के बीच में जब डिस्टेंस लेंगे Q1 और Q2 के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस लेना है वो जो डिस्टेंस होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। रीजन क्या है कि आपका Q1 एक पोजीशन वेक्टर, R1 पोजीशन वेक्टर है और R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर है।
तो डायरेक्शन देखिए कैसे लेते हैं, यदि Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पे, Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पर, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो Q2 2 से कितना होगा, 1 की तरफ होगा, 2 से 1 की तरफ। जो पोजीशन वेक्टर आपको लेना है 2 से 1 की तरफ, वो हम लोग लेंगे यहाँ पर देखिए 2 से 1 की तरफ, तो यहाँ लिखेंगे 2 और फिर लिखना आपको 1। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा Q1 और Q2 के बीच में। और यदि मान लीजिए आप फोर्स लगा रहे हैं Q1 से Q2 की तरफ, तो Q1 से Q2 की तरफ, तो ये फोर्स लेंगे हम Q1 से Q2, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा 1 से 2 की तरफ जा रहा है, तो 1 से 2 लिखेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा आपका। अब आइए कूलॉम्स लॉ पे, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो कूलॉम्स लॉ पे देखते हैं क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो देखिए ये फोर्स का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, लेकिन हमें लिखना है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो देखिए आपके पास दो फोर्स है, एक F12 और एक फोर्स आपका है F21, तो दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर फॉर्म में यहाँ वेक्टर का साइन लगा देंगे, यहाँ 1 2 अगर लिख रहे हैं तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ देखिए जो होता है R स्क्वायर ना, ये मैग्नीट्यूड होता है, तो R स्क्वायर में मैग्नीट्यूड लिखने में इसमें डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो R21 लिखे या फिर R12 लिखे, वो दोनों एक ही बात होता है, R लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये आपका मैग्नीट्यूड बताता है, इसमें अगर आपको लिखना है वेक्टर फॉर्म में, यहाँ फोर्स इज इक्वल टू लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ एक देखिए आपको किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर वेक्टर के रूप में लिखना है तो इसमें क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है और अगर इसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो वेक्टर ए को इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर निकल के आता है, जिसको ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इसका हम यूनिट वेक्टर लेंगे, तो यहाँ यूनिट वेक्टर आर कैप लिखेंगे, आर कैप। लेकिन यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो टाइप का है, Q1 से Q2 की तरफ और एक Q2 से Q1 की तरफ। तो कौन सा आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है, 1 से 2 की तरफ या 2 से 1 की तरफ। तो देखना ये है कि आपको क्या ले रहे हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे, किसके कारण, 2 के कारण। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो आपको जो डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो फोर्स कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है Q1 पे, यानी Q2 से Q1 की तरफ फोर्स लग रहा है, तो डायरेक्शन भी 2 से 1 की तरफ लेंगे। तो 2 से 1 की तरफ क्या हो जाएगा डायरेक्शन, R21 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका R21 रहेगा, ये जो आपका यूनिट वेक्टर होगा वो R21 लिखना है। अब देखिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर को तोड़ेंगे। मान लीजिए आपके पास एक यूनिट वेक्टर ए कैप है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है कि वेक्टर जो ए था उसी को डिवाइड कर देंगे उसी के मैग्नीट्यूड से, तो ये आपका आ जाता है यूनिट वेक्टर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आर का आर कैप है, यहाँ पर ये आपका आर कैप है और 21 है, यूनिट वेक्टर R21 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, वेक्टर R21 और इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 21, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। तो आपको लिखना पड़ेगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू यहाँ पर यूनिट वेक्टर R कैप को क्या लिखेंगे, वेक्टर R21 डिवाइडेड बाई R21 का मैग्नीट्यूड। अब देखिए मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो अगर R है तो इसकी मैग्नीट्यूड R होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस भी है अगर R है तो R लिख देंगे, 21 और 12 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ता क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा नहीं इसमें। तो यहाँ F इज इक्वल टू आपका आ जाएगा F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ पर आपका लिख सकते हैं नीचे R हो जाएगा। अब देखिए ये R21 लिखा गया है, तो R21 वेक्टर क्या है, R21 वेक्टर जो है इसको और किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि R21 वेक्टर को अगर लिखना है तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग। देखिए इस तरह से हमारे पास डायग्राम था और चार्ज एक Q1 है, दूसरा चार्ज आपका Q2 है, यहाँ से ये डिस्टेंस आपका R1 डिस्टेंस था और ये डिस्टेंस था R2, तो इसको पोजीशन वेक्टर R1 और R2 कह रहे थे। अब यहाँ से एक डायरेक्शन यहाँ से मिला देंगे इसको, तो एक आपका जो था डिस्प्लेसमेंट वो Q2 से Q1 की तरफ था, तो ये R21 है, और यदि हम Q1 से Q2 की तरफ चलते हैं फोर्स अप्लाई करते हुए तो ये R12 हो जाएगा आपका।
R12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि अभी इसमें हम लोग चल रहे थे फोर्स 1 2, यानी 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ चल रहे थे, और ये जो R1 R2 है पोजीशन वेक्टर, ये आपका है Q1 और Q2 की तरफ होता है। अब देखिए इसमें आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट R21, डिस्प्लेसमेंट कितना लिखना है R21, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है R21 कहां से कहां तक, तो Q2 से Q1 की तरफ। तो जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जैसे आपका यहाँ क्या है R21 है, तो इसका फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप कहां पर हैं, फोर्स लगा रहे हैं Q2 से Q1 की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा आपका Q1 और इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा आपका Q2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है वो आपका कितना है R1 है, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर R1 है, ठीक है। और फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, तो ये सॉरी Q2 से Q1 की तरफ लगा रहे हैं, तो फाइनल आपका ये हो गया R1 और माइनस इनिशियल कर देंगे। इनिशियल कहां पर थे, शुरुआत में Q2 से फोर्स लगा रहे थे, तो इनिशियल का पोजीशन वेक्टर कितना है R2 है, तो यहाँ R2 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये आपका आ जाएगा R21 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, तो जहां R21 रहेगा वहां हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 लिख सकते हैं। तो देखिए इसको आप किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर R21 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं R21 लिखना है, देखिए R2 से लेकर के 1 तक चले हैं, तो ये फाइनल हो गया, और फाइनल पोजीशन कितना है आपका R1 है, और यहाँ पर Q2 इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना था R2 था, तो फाइनल आपका है R1 माइनस R2, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, R21 की जगह पर क्या लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इस तरह से इसको लिख देंगे। अब यहाँ R और R स्क्वायर कितना हो जाएगा, R क्यू हो जाएगा, तो इसको आप लिख लीजिए, और यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर Q कर देंगे, यहाँ पे आपका Q हो जाएगा। तो ये आ गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये वेक्टर फॉर्म में आपका आ गया, इस तरह से वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के लिए भी लिखे हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग फिर से लिख लेते हैं, देखिए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यहाँ भी फॉर्मूला वही आपका आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ भी से R कैप का, यहाँ R कैप यूनिट वेक्टर लिखेंगे। अब इसमें क्या आपको करना था, तो देखिए 2 चार्जेस था, ठीक है ना, 2 चार्जेस यहाँ पे आपका था, इसमें देखिए जो आपको लेना है F21 के लिए, तो F21 के लिए जब लेंगे तो यूनिट वेक्टर F21 के लिए अगर लेना है F21, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इस बार फोर्स लग रहा है किस पे, 2 पर, कहां से 1 से लग रहा है, तो जो आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा 1 से लेकर के 2 तक होगा, तो ये वाला डिस्टेंस लेंगे R12 वाला, तो R12 वाला यहाँ से हम लोग डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ से ले लेंगे R12, यहाँ देखिएगा उल्टा चलेगा, 2 1 है तो यहाँ लिखना है आपको 1 2। अब इसके बाद इसको और ब्रेक करेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और अभी बताते हैं कि अगर इसको लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो आपका वेक्टर R12 है, वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ाएंगे इसको, F21 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर रहेगा, और अब बात आता है कि ये R12 है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R12 लिखना है हमें, इस बार लिखना है R12 लिखना है आपको वेक्टर को, तो देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, ये R1 माइनस R2 था, तो यहाँ कर देंगे R2 माइनस R1 हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा R2 माइनस R1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, उल्टा चलेगा R2 माइनस R1, यहाँ लिख देंगे R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई, अब मैग्नीट्यूड R का, इसमें डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 1 2 ही लिखेंगे तो यह R ही लिखना पड़ेगा, और ये R और R स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, तो ये दोनों मिलकर के आपका RQ बन जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे RQ। अब इसको थोड़ा सा और अगर एक्सपेंड करें तो F21 इज इक्वल टू, देखिए इसमें K Q1 Q2 बाई RQ, ये आपका जो है ना वेक्टर फॉर्म में सेकंड जो फोर्स है वो हो गया आपका, पहला फोर्स लिखे थे F12 और यहाँ पर आपका F21 है,
F12 में R1 माइनस R2 था और F21 में R2 माइनस R1 है। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर एक मिला है, और दूसरा वेक्टर फॉर्म में जो फोर्स था वो आपको ये था। ठीक है, ये दूसरा, पहला फोर्स आपका ये वेक्टर फॉर्म में था, दूसरा फोर्स आपका ये वेक्टर फॉर्म में है। अब इन दोनों को थोड़ा सा और कंपेयर करते हैं। देखिए, अगर F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाई RQ है, और अगर यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं R1 माइनस R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखिए, ये F21 जो है, F21 इज इक्वल टू, अगर इसको माइनस को छोड़ दे तो ये पूरा वैल्यू जो था ये F12 के लिए था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस फोर्स ऑफ F12। अब देखिए, जो दो फोर्सेज होता है, आपको बताया था कि अगर चार्जेस दो है, एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज क्या है Q2 है, अगर इनको किसी डिस्टेंस r पर रखा जाए तो अगर यहाँ सेम चार्जेज है तो इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है। ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन इक्वल होता है नेचर में। तो यहाँ देखिए, आपका F12 जो है वो F21 जो है वो F12 के इक्वल है, लेकिन अपोजिट इन नेचर है। अब इसमें थोड़ा सा अगर इसको हम बढ़ा लें तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट नेचर का है तो दोनों का सम जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो यदि हम इसको लिखें F21, ये माइनस में ही साइड लाइएगा तो इसको हो जाएगा प्लस में F12। ये दो फोर्सेस था, दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, इन दोनों का सम इधर से ये चला आएगा तो कितना बचेगा, 0। तो सम ऑफ टोटल चार्ज होता है वो क्या होगा, दो चार्जेस के बीच में हमेशा 0 आता है, क्योंकि इक्वल और अपोजिट होता है। तो इस तरह से आपका ये कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं।